गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीतिक जो हमारा पाठ चल रहा था संस्थाओं का कामकाज, उसकी वर्कशीट नंबर 42 जिसका टॉपिक है न्यायपालिका, जिसमें हमने 41 में किसके बारे में पढ़ा था, कार्यपालिका के बारे में। जो नीतिगत फैसले लेने में जो हमारी 3 संस्थाएं थी, विधायिका, कार्यपालिका और तीसरे नंबर पर कौन सी थी, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के बारे में हम इस वर्कशीट नंबर 42 में देखते हैं क्या बताया गया है, समझते हैं। हमारे देश में भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूदा अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। जो हमारा भारत देश में उसमें विभिन्न स्तर पर अदालतें मौजूद हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से यानी एकीकृत रूप से हमें उन्हें क्या कहा जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय यानी जो न्यायपालिका होती है उसमें सबसे ऊपर कौन सा होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। फिर राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं और जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय शामिल होते हैं। यानी इसका अगर हम इसको समझें तो इस प्रकार से ये बनता है, ठीक है। जिसमें सबसे टॉप पर कौन सा होता है, सर्वोच्च न्यायालय, और फिर कौन होते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय जो राज्य स्तर पर होता है, राज्य का जिसको हम क्या कहते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं। और ऊपर वाला कौन सा होता है, सबसे फर्स्ट में टॉप पर जो सेंट्रल लेवल पर होता है, जो सारे उच्च न्यायालयों के ऊपर होता है, उसको क्या कहते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट। और सबसे नीचे कौन सी होती है, जिला अदालत या जिला न्यायालय, ठीक है। तो इसमें आगे क्या कहा गया है कि न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों में स्थानीय और न्यायालय शामिल हैं। देश में एकीकृत न्यायपालिका, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे देश में किस प्रकार की न्यायपालिका की व्यवस्था है, तो एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है, जिसका मतलब देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। यानी जैसे मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि जो देश की जो सभी अदालतें होती हैं ना, ये वाली अदालतें, इनको ये वाली जो हमारी अदालत है सर्वोच्च न्यायालय, इसका फैसला इन अदालतों को मानना होता है। यानी इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, इसी को कहा जाता है एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था। जो भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका व्यवस्था है, एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। यानी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो किन किन विवादों की सुनवाई करता है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला बताया गया है कि देश के नागरिकों के बीच विवाद, यानी देश के लोगों के बीच में अगर आपस में कोई विवाद हो गया, उसकी सुनवाई करने का काम किसका है, सर्वोच्च न्यायालय का है। नागरिकों और सरकार के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है, यानी जब विवाद होता है तो दो पक्ष के बीच में विवाद होना चाहिए। तो अगर दो पक्ष में अगर दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में विवाद है, तो भी इसकी सुनवाई करने का काम किसका है, सर्वोच्च न्यायालय का है। उसके अलावा अगर एक पक्ष नागरिक है और एक पक्ष सरकार है, तब भी उनके बीच में भी अगर कोई विवाद हो जाता है, इसमें केंद्र सरकार भी हो सकती है और राज्य सरकार भी हो सकती है, कोई भी सरकार हो सकती है, लेकिन भारत देश की सरकार के बारे में कहा गया है। तो उनके बीच में अगर कोई विवाद होता है तो इसकी सुनवाई करने का काम भी किसका होता है, सर्वोच्च न्यायालय का होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, 2 या अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद, यानी जब 2 राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, यानी 2 राज्य आपस में कोई विवाद हो गया, या 2 से ज़्यादा राज्यों के, यानी 2 राज्य इस साइड में है और एक राज्य इस साइड में, इनका भी आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद हो गया, तो उनके बीच भी विवादों की सुनवाई करने का काम किसका है, भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय का। जैसे हमने इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, कावेरी जल विवाद, ये किस किस के बीच में है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, तो ये 2 राज्यों का विवाद हो गया। इसी प्रकार हम इसका देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा का देख सकते हैं, सतलुज का पानी को लेकर जो चल रहा है वो विवाद। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद। जरूरी नहीं है कि 2 व्यक्तियों के बीच में विवाद हो, और ज़रूरी नहीं है कि नागरिक और सरकार के बीच में हो। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी जो सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और जो हमारी राज्य सरकार होती है, उनके बीच में भी विवाद हो जाता है। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, इनकी आपस में भी कोई किसी मुद्दे को लेकर क्या हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो इनकी सुनवाई करने का काम भी किसका होता है, हमारे भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय का होता है। चौथा है, ये फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। जो हमारी अदालतें होती है बेटा, वो 2 प्रकार की होती है, एक फौजदारी होती है और एक दीवानी होती है। जो आप छोटी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, फौजदारी किसे कहते हैं और दीवानी किसे कहते हैं। यानी इनकी जो अपील करने का मतलब होता है, अगर इन मामलों के संबंध जो मामले होते हैं, इनकी जो अपील की जाती है वो कहाँ की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। और क्या जो अपील के लिए सर्वोच्च संस्था कौन हो गई, भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो गया। यानी नीचे की अदालतों के द्वारा अगर कोई फैसला दिया गया है
फौजदारी और दीवानी मामलों में और जो पक्ष होता है वो संतुष्ट नहीं होता है तो वो अपनी अपील कहाँ कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। तो चौथा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, ये उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। यानी इसमें क्या कहा गया है कि जैसे कि मैंने बताया था आपको इस प्रकार से कि जैसे जो राज्यों के मामले, राज्य स्तर पर जो सबसे ऊंचा अदालत होती है वो होती है राज्यों के उच्च न्यायालय, और इनके फैसलों पर भी सुनवाई करने का अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर किसी को अधिकार नहीं होता भारत देश में। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट जिसको कहा जाता है, वो किन किन विवादों पर सुनवाई कर सकता है, ये आपने इसमें देखा। आगे है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यानी जो न्यायपालिका होती है, क्या इसके ऊपर कोई कंट्रोल करता है, क्या इस पर ये या क्या बिल्कुल स्वतंत्र है या नहीं है, इसके बारे में हम देखते हैं। इसका अर्थ, इसका मतलब क्या है, इसका न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब जो शब्द दिया गया इसका क्या अर्थ है, तो इसके बारे में है कि इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती है। यानी जो हमारी जो तीन संस्थाएं होती थी, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, जो हमारी न्यायपालिका है ये ना तो विधायिका के अंडर में काम करती है और ना कार्यपालिका के नियंत्रण में काम करती है। इसकी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती है। यानी विश्व के जितने भी आधुनिक लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर जितनी भी अदालतें यानी जो कोर्ट हैं वो किसके अंडर काम नहीं करती, विधायिका और कार्यपालिका के अधीन ना होने का मतलब उसके अंडर नहीं होती है। भारत का राष्ट्रपति देश की सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी हमने पहले ही उसमें पढ़ा था, राष्ट्रपति के शक्तियां या अधिकारों में पढ़ा था। हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसमें जितने भी हमारे जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, और जितने भी राज्यों के जो उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, भारत देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे कहा गया कि अमूमन यानी अक्सर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। यानी जो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसमें जो हमारा सर्वोच्च जो न्यायालय होता है बेटा, उसमें 30+1 ये रेशियो होता है। जो ये एक जो होता है ना, ये होता है हमारा देश का वरिष्ठ प्रमुख न्यायाधीश होता है। तो इस जो प्रमुख न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, वरिष्ठता, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग की जाती है। यानी इनमें से कौन सीनियर होगा उसको क्या बनाया जाएगा, हमारे देश का प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। आगे कहा गया है, एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे पद से हटाना लगभग असंभव है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा एक बार जो न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है, कौन से न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की अगर नियुक्ति अगर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो उसको हटाने का काम बड़ा ही कठिन प्रक्रिया होती है, उसको जल्दी से अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। असंभव कहा गया है लेकिन असंभव नहीं है, लेकिन ऐसा इतनी बड़ी कठिन प्रोसेस होती है कि वो आज तक ऐसा कभी किसी भी न्यायाधीश के साथ नहीं हुआ है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में, अगर हटाने की अगर प्रोसेस को अपनाई भी जाए तो वो बताई गई किस प्रकार से हटाया जाएगा कि किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। यानी जो संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर 2/3 बहुमत, जो एक बहुत बड़ा बहुमत है, उसको प्राप्त करना, और अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है कि उस न्यायाधीश के ऊपर, मतलब कि उसने संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है और 2/3 बहुमत के द्वारा पारित करना पड़ता है। अगर ये पारित हो जाता है फिर उसके आगे की पूरी प्रोसेस होती है, फिर उस न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। लेकिन ये जो 2/3 बहुमत है ये बहुत ही प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी न्यायपालिका किस प्रकार से स्वतंत्र है। यानी जो हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो किसी विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती है। पूर्ण रूप से न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है और संविधान के अनुसार वो अपना कार्य करती है। सिर्फ भारत में ही नहीं, इसमें बताया गया जो भी आधुनिक लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ की अदालतें बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, विधायिका और कार्यपालिका के अधीन कार्य नहीं करती है। उसके अलावा एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ये भी देखा कि हमारे भारत देश में जो है हमारे देश का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो किसके द्वारा की जाती, वैसे तो और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वो न्यायाधीशों की भी की जाती है, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है वो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यायपालिका और भारत का संविधान। न्यायपालिका और भारत के संविधान में क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। यानी जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है,
को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार। व्याख्या करने का अर्थ क्या है? हमारा जो देश का जो संविधान है ना, उसकी भाषा इतनी जटिल है कि हम आम नागरिकों के लिए समझना बड़ा कठिन है। तो उसको सरल भाषा में समझाने का कार्य, यानी उसकी एक्सप्लेन करने का कार्य किसका होता है? हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का होता है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, यानी न्यायपालिका को अगर ऐसा महसूस होता है कि जो विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाया है या कार्यपालिका के द्वारा कोई कार्यवाही की गई है वो संविधान के खिलाफ है, यानी संविधान के अनुसार नहीं है, जो हमारे संविधान में जैसे लिखा गया है उस प्रकार से नहीं है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानूनी कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकती है, यानी इनवैलिड कर सकती है। कौन कर सकती है? हमारे देश की न्यायपालिका कर सकती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा ये बनता है कि हमारे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किस किस को है? तो 2 पॉइंट आएंगे इसमें, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आगे कहा गया कि इसी तरह किसी भी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। यानी इसी तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को कोई वैधानिक चुनौती देता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो उसकी वैधता की संवैधानिक वैधता तय करने का कार्य, यानी वो सही है या नहीं है, चुनौती जो दी गई है उसके बारे में वो उसकी सुनवाई करने का कार्य और या उसकी समीक्षा करने का कार्य किसका होता है? हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को होता है। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हमारे देश की न्यायिक समीक्षा, जो हमारे भारतीय देश की न्यायपालिका की एक विशेषता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती। मूलभूत ढांचा, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है, ये भी बड़ा विवादित फैसला रहा है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर यही समझना, जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय उसने ये फैसला दिया है कि जो हमारे देश की जो संसद है वो संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन जो उसका मूलभूत ढांचा है, यानी जो मूलभूत सिद्धांत है, उनमें संसद के द्वारा किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो हमने देखा कि हमारी न्यायपालिका और भारत का संविधान किस प्रकार से संबंधित है। आगे है न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। तो इसमें क्या कहा गया है? न्यायपालिका और मौलिक अधिकारों में क्या कहा गया है कि भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यानी हमारी जो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की क्या है? गार्जियन है। जो हमारी न्यायपालिका, हमारे देश के जो मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार जो दिए गए, उनकी गार्जियन कौन है? उसकी संरक्षक कौन है? हमारे देश की न्यायपालिका है। यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में जा सकते हैं। हाल ही के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसलों और निर्देश दिए हैं, यानी विभिन्न अलग अलग फैसले दिए और निर्देश दिए। यानी क्या कहा गया यहाँ पर? यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर, किसी प्रकार का कोई उल्लंघन होता है उनके मौलिक अधिकारों का, भारत देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार का कोई उल्लंघन हो रहा है, तो भारत के नागरिक कहाँ जा सकते हैं? सीधे न्यायालय जा सकते हैं। और हाल ही के वर्षों में, अभी कुछ वर्षों में देखा गया कि अदालतों ने सार्वजनिक हित को, यानी सभी लोगों के हित को और मानव अधिकारों के संरक्षण की बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजह से लोग न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं। यानी हमारे भारत देश के जो नागरिक हैं, हमारे देश की जो एक संस्था है न्यायपालिका, उसके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। तो जो न्यायपालिका होती है वो क्या होती है? मौलिक अधिकारों की संरक्षक होती है या गार्जियन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारी जो देश की जो न्यायपालिका होती है वो जो सर्वोच्च उसकी किस प्रकार की, तो हमारे देश में पहले बात तो ये देखा कि किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है, फिर सर्वोच्च न्यायालय किन किन विवादों में सुनवाई कर सकता है, फिर हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की और कि अपने मतलब कि फैसले लेने में किस प्रकार से स्वतंत्र है, और उसके बाद हमने देखा कि न्यायपालिका और भारत के संविधान का किस प्रकार से संबंध है, और उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने देखा कि न्यायपालिका और मौलिक अधिकारों का किस प्रकार से संबंध है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप करिए। अगर फिर भी कुछ समझ में आपको नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा क्वेश्चंस के आंसर, जो भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है आप पूछ सकते हैं मुझसे। धन्यवाद।